Hello everyone, I am Vishwas Srivastav and in this video we are going to discuss asymptotic notation. So let's get started. It is nothing but a method that allows us to analyze an algorithm's running time. What does it mean? Running time means how much time it is taking to accomplish or perform a particular task by identifying its behavior as the input size increase. Means जैसे जैसे किसी भी एल्गोरिदम का इनपुट साइज बढ़ता जाएगा उसका उस टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन का। तो वी हैव थ्री एसिम्प्टोटिक नोटेशन, बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा। बिग ओ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ओ एंड ओमेगा इज लाइक दिस एंड थीटा इज दिस। सो व्हाई डू वी नीड इट? हमको क्यों ज़रूरत पड़ रही है एसिम्प्टोटिक नोटेशन की? चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने कोई एल्गोरिदम लिखी जिसका काम है किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर्स आपको गिवन है उसको शॉर्ट करना। तो जो एल्गोरिदम आपने डिज़ाइन किया है, जो प्रोग्राम आपने लिखा, वो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा है, विंडोज़ ओएस पर वर्क कर रहा है। उसके लिए आपका CPU जो है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ तक का है। ठीक है, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है आपके सिस्टम का जिस पर आप अपनी एल्गोरिदम को रन करा रहे हैं। एंड सेम एल्गोरिदम अगर आपका कोई लिनक्स ओएस पे वर्क कर रहा है एंड उसका CPU जो है वो है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का, देन उसका जो टाइम होगा वो कुछ और होगा। अगर कोई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, सेम एल्गोरिदम अगर उस पर रन की जाएगी तो उसका जो टाइम होगा वो कुछ और होगा। तो ऐसे टाइम वेरी करेगा। तो ये एक जनरलाइज वे नहीं है, एक स्टैंडर्ड नहीं है। तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन का, जो कि हमको एक मैथमेटिकल वे प्रोवाइड करता है जिससे हम किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज कर पाते हैं कि उसकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वो कितना टाइम कंज्यूम करेगी एक पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास है बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा। और भी हमारे पास लाइक स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा एंड थीटा, लेकिन हम यहाँ उनकी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। स्मॉल ओ, ओमेगा, स्मॉल ओमेगा है बेसिकली ये, एंड थीटा। तो हम यहाँ पर ये तीनों डिस्कस नहीं करेंगे, केवल ये तीनों डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ये जो वर्ड है एसिम्प्टोटिक, ये वर्ड जो है एसिम्प्टोटिक वो कहाँ से आया? अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में बताइए, अदरवाइज़ वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे ये वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, वेयर डिड दिस वर्ड कम फ्रॉम? कहाँ से मिला है ये वर्ड? हमने इसको एसिम्प्टोटिक क्यों बोला कि हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं बिग ओ। बिग ओ क्या होता है? बिग ओ, द फंक्शन fn is big O of gn if and only if there exists a positive constant c such that a function is less than equal to some constant multiply with g of n। अगर आपका कोई फंक्शन जो है वो बिग ओ कब कहलाया जाएगा? जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा जो fn है वो बिग O ऑफ gn है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो c है कांस्टेंट वो होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0 एक, और हमारा जो n है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू n0। ये हम डिस्कस करेंगे आगे, आपको पता लगेगा ये कैसे वर्क कर रहा है। अगर हम इसका ग्राफ देखें, ये हमारा t है, मीन्स यहाँ पे हमारा टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। ये हमारा t जो है वो टाइम है, एंड हमारा जो n है वो है नंबर ऑफ़ इनपुट साइज़। तो जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा और जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा, तो हमारा एक ये फंक्शन था, ये जो फंक्शन है एक पर्टिकुलर वैल्यू पर c इंटू जी ऑफ n जो है वो हमेशा उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। मीन्स जो आपका फंक्शन fn है वो लेस देन और इक्वल टू होगा c इंटू जी ऑफ n। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो आपका जो फंक्शन है
ये जो पूरा फंक्शन है उसको हम बोलेंगे एफ एन इज़ बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। तो अभी आगे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। मीन्स हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ये कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है सी, इसकी वैल्यू क्या होगी एंड ये जो एन जीरो है वो क्या होगा। इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे जो हमारा सी इंटू जी ऑफ एन है वो हमेशा हमारे फंक्शन एफ एन से ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे हमारा जो एफ एन है वो बिग ओ ऑफ जी एन है। ठीक, इट इज़ क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट है हमारा ओमेगा। तो ओमेगा क्या कहता है, द फंक्शन एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन if and only if there exists a positive constant c such that the function fn is greater than equal to c into g of n। मीन्स हम इस फंक्शन fn को ओमेगा ऑफ जी एन कब बोलेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c हमारा जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए और n हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू n जीरो होना चाहिए। मीन्स ये हमारा टाइम है, टाइम हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर जो है वो इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो ये जो एफ एन है, ये हमारा जो एफ एन है ये हमारा बड़ा होना चाहिए सी इंटू जी ऑफ एन से, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर एंड सी की वैल्यू पर। ठीक है, तो ये तो था ओमेगा। एंड थीटा हमारा है द फंक्शन एफ एन इज सेट टू बी थीटा ऑफ जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ there is just a positive constant c1 and c2 which satisfy this equation। means c1 into g of n is less than equal to fn is less than equal to c2 into g of n। means जो fn है वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए एंड c1 और c2 जो है कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू भी c1 और c2 ये दोनों जीरो से ज़्यादा होंगे एंड n जो है वो n जीरो से ज़्यादा होगा। ठीक है, इस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो ये थीटा, ये जो ओमेगा थीटा ये जो है ओमेगा हमको बताता है अपर बाउंड। मीन्स हमारा जो रनिंग टाइम है किसी भी एल्गोरिदम का उसका अपर बाउंड क्या होगा। मीन्स उसके बियॉन्ड ये एल्गोरिदम जा सकता है या नहीं, तो अपर बाउंड के बियॉन्ड तो नहीं जाएगा। किसी भी एल्गोरिदम का रनिंग टाइम या पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टाइम वो कंज्यूम कर रहा है वो उसके अपर बाउंड से ऊपर नहीं जाएगा। मीन्स उसकी जो थ्रेशोल्ड है वहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, उसकी बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो ये आपको बिगो जो है वो आपको अपर बाउंड बताता है और हम कह सकते हैं वो किसी भी एल्गोरिदम का वर्स्ट केस बताता है। मीन्स अगर कोई वर्स्ट केस है तो उस वर्स्ट केस में उस एल्गोरिदम का रनिंग टाइम क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वो आपको बताता है बिगो। ओमेगा आपको बताता है उसका बेस्ट केस या लोअर बाउंड, मीन्स कितना लेवल तक वो नीचे जा सकता है और उसका बेस्ट केस क्या होगा वो आपको बताता है ओमेगा। एंड थीटा आपको डिनोट करता है उसका एवरेज केस। मीन्स ये मिडिल में कहाँ पे लाई कर रहा है, उसका अपर बाउंड जो होगा वो ये होगा अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड होगा वो ये होगा लोअर बाउंड एंड एफ ऑफ एन होगा एवरेज केस। तो थीटा आपको एवरेज केस डिनोट करता है। एफ एन इक्वल टू 3n+2 एंड जी एन इक्वल टू n। तो कैन वी से इफ एफ एन इज बिग ओ ऑफ जी एन। अगर आंसर इज यस देन वैल्यू ऑफ सी एंड एन हमको ये कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है बिग ओ के लिए जो कंडीशन है वो कौन सी फॉलो होनी चाहिए, एफ एन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। तो हमको ये कंडीशन फॉलो करनी है, मतलब मीन्स हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, एफ एन हमारा है 3n+2 इज़ लेस देन सी इंटू जी एन क्या है हमारा n। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं c की और n की, तो c की वैल्यू अगर हम 1 लें और n की वैल्यू 1 लें तो हमारा जो एफ एन है वो क्या होगा 3+2 एंड 1। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर हम c की वैल्यू 2 लें और n की वैल्यू 2 लें तो होगा हमारा 3 इंटू 2+2 इज लेस देन 2 इंटू 2। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम ऐसी कौन सी वैल्यू लें c की और n की,
तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा टर्म है 3n, ये हमारा डोमिनेटिंग टर्म है, इसी के कारण जो हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो अगर हम c की वैल्यू 4 लें एंड n की वैल्यू 2 लें तो 3 इंटू 2 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 2, तो आपको मिलेगा ये 8 लेस देन 8। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप c की इस वैल्यू पे और n की वैल्यू जो है वो 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। n की वैल्यू अगर आप 3 लेंगे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, n की वैल्यू आप 4 लेंगे तब भी सेटिस्फाई होगी। तो मीन्स यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यूज़ हैं c और n की, उस वैल्यू पर हम कह सकते हैं कि यस एफ एन इज़ बिग O ऑफ g ऑफ n फॉर वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आप ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं 3n प्लस 2 एंड सेम एग्जांपल है। यहाँ पे हमको बताना है क्या हम बोल सकते हैं एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एफ एन। अगर हाँ यस और नो, अगर यस तो वैल्यू निकालनी हमको क्या होगी। तो हम इसमें भी सेम जैसे हमने अभी किया, ओमेगा के लिए जो हमारी कंडीशन है वो है एफ एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। एफ एन हमारा 3n प्लस 2 एंड ओमेगा है हमारा, ओमेगा के लिए कंडीशन रखेंगे हम, यहाँ पर ये जो ओमेगा है यहाँ पर c होगा, c इंटू जी ऑफ एन। तो c जी एन हमारा n, तो हम क्या वैल्यू लें c और n की। अगर हम c और n की वैल्यू 1 1 लेते हैं तो क्या होगा हमारा 3 इंटू 1 प्लस 2 एंड 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स इस वैल्यू पे c इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 1, इस पर हम बोल सकते हैं एफ एन इज़ ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। तो ये हमारा लोअर बाउंड बता रहा है, वाइल बिग O हमारा बता रहा था अपर बाउंड। अपर बाउंड किस पर आ रहा था, c की वैल्यू 4 एंड n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एंड लोअर बाउंड हमारा है c की वैल्यू 1 एंड n की वैल्यू 1। तो ये हमारा निकला। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब जो हमने फर्स्ट स्लाइड में जो हमने क्वेश्चन मैंने बात पूछी थी कि ये जो वर्ड है एसिम्प्टोटिक वो कहाँ से आया, तो उसको देख लेते हैं वो कहाँ से आया। एसिम्प्टोटिक वो आया है वर्ड एसिम्प्टोट से। इसका मीनिंग है एसिम्प्टोट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एसिम्प्टोटस विच मीन्स नॉट फॉलिंग टुगेदर। ये तो था डिक्शनरी मीनिंग, मीन्स ये कहाँ से आया, इसका जनरेशन कहाँ से है। लेकिन इसका मैथमेटिकल मीन्स ये है कि अगर कोई ग्राफ है तो उसमें किसी ग्राफ में कर्व और उसके लाइन की स्टडी, मीन्स जो उसकी वैल्यूज़ हैं किसी भी लाइन की और दूसरी लाइन अगर कोई दी है या कर्व दिया है, उन दोनों को अगर हम वैल्यूज़ बढ़ाते जाएं तो उनकी स्टडी उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट मैथमेटिकल नोटेशन में। एंड जो फंक्शन उसमें यूज़ हो रहे हैं एंड उन फंक्शन की स्टडी उसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। तो ये जो वर्ड है आपका एसिम्प्टोटिक वो आया है ग्रीक से। इसका नाम था, इसका मतलब है नॉट फॉलिंग टुगेदर, मीन्स वो एक साथ नीचे नहीं आ रहे हैं, जबकि उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है तो वो बढ़ते जा रहे हैं, इनफाइनाइट पर बढ़ते जा रहे हैं। एंड एक जो लाइन है वो नीचे है, दूसरा ऊपर है, मीन्स एक उसका अपर बाउंड शो कर रहा है और दूसरा उसका लोअर बाउंड शो कर रहा है। एंड जो फंक्शन इसमें यूज़ हो रहे हैं उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट फंक्शन, एंड इसकी स्टडी को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन या एसिम्प्टोटिक। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।